नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोवा के एक सरकारी अस्पताल में मंगलवार सुबह 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। अब गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने स्वीकार किया है कि उस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मंगलवार की सुबह करीब 2 से 6 बजे के बीच जीएमसीएच में 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सोमवार को अस्पताल में 1200 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी, लेकिन सप्लाई सिर्फ 400 की हुई थी, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने इससे पहले कोरोना मरीजों की मौत का उचित कारण पता लगाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच की मांग की थी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ी है। सरकार अब प्रतिदिन राज्यों को कुल 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई तक कर रही है। पिछले 2 हफ्तों में ऑक्सीजन की सप्लाई में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो वहीं कुल संक्रमण के मामलों में जो शीर्ष के 5 राज्य हैं, उनको कुल ऑक्सीजन में से केवल 42% ही दी जा रही है और इन राज्यों में कुल सक्रिय मामलों के 54% मामले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी कुल सक्रिय मामलों की संख्या 37 लाख से अधिक है और इसमें से 20 लाख से अधिक मामले केवल इन 5 राज्यों से ही हैं। महाराष्ट्र में 18 साल से 44 साल की उम्र में लोगों का कोरोना टीकाकरण रोक दिया गया है और अब बची हुई वैक्सीन 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को लगाई जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि ये सलाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से नहीं दी गई है, जैसा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। राजेश टोपे ने कहा था कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन अभी नहीं है, तो वो भी यही सोचते हैं कि 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए लाई गई वैक्सीन की खुराकों को 45 साल से अधिक उम्र वालों को लगा दिया जाए। इसके बाद टोपे ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार 3 लाख कोवैक्सीन की खुराक जो कि 18+ वालों के लिए थी, अब 45+ वालों को लगाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दिल्ली को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने कहा कि हमने कुल 1 करोड़ 34 लाख कोरोना वैक्सीन की मांग की थी, जिसमें से 67 लाख कोवैक्सीन शामिल थी, लेकिन अब कोवैक्सीन वालों की तरफ से कहा गया है कि हम केंद्र सरकार के कहने पर ही राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। हम दिल्ली को और वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें केंद्र के हिसाब से ही वैक्सीन देनी है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की स्थिति यह है कि अब करीब 100 सेंटर्स को बंद करने की नौबत आ गई है। पीएम केयर्स फंड के पैसे से मंगाए गए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। आज तक की खबर के मुताबिक पिछले साल पीएम केयर्स फंड के तहत पंजाब में उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर्स की एक बड़ी संख्या उपयोग में नहीं लाई जा रही है। इसके पीछे उनकी खराब गुणवत्ता बताई जा रही है। कहा जा रहा है ये वेंटिलेटर कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपूर्ति किए गए 80 वेंटिलेटरों में से 71 खराब निकले। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वेंटिलेटर्स 1 या 2 घंटे के भीतर बंद हो जाते हैं। कोरोना संकट में भी किसान आंदोलन जारी है। टिकरी और संगू बॉर्डर के लिए और किसान आ रहे हैं। इस बीच अब किसानों ने आंदोलन स्थल पर ही कोरोना के कारण बनने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर का भी किसान इंतजाम कर रहे हैं। वो इनको वहीं आंदोलन स्थल पर आपात स्थिति से निपटने के लिए रख रहे हैं। इससे निपटने के लिए डॉक्टर्स की टीम भी तैयार है। ये बात बार बार कही जा रही है कि कोरोना का संक्रमण गांव में फैल चुका है, किसी एक राज्य के नहीं कई राज्यों के गांव में, लेकिन बावजूद इसके सरकारें चेतने को तैयार नहीं दिख रही हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जलालपुर गांव में बीते 14 दिनों में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन टेस्टिंग न होने के कारण पता नहीं चल पाता कि मौत होने का कारण कोरोना था या कुछ और, जबकि लक्षण कोरोना वाले ही होते हैं। इस गाँव के कुछ आसपास के गाँव में भी मौतें हो रही हैं। भारत में एक दिन में 3,48,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 4,205 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,33,40,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 2,54,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 37,04,000 के पार हैं। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में एक पुल के नीचे फिर से कई शव तैरते हुए पाए गए। एक दिन पहले ही उस क्षेत्र में करीब 40 से 45 शव मिलने से हड़कंप मच गया था। अधिकारियों के अनुसार अब तक कुल 71 शव मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के पास का क्षेत्र है।
देश भर में कोरोना से मौतों के आंकड़ों को छुपाए जाने के आरोपों के बीच इतनी बड़ी संख्या में शव मिलने से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। बिहार के अधिकारियों का आरोप है कि ये शव ऊपर से बहकर आ रहे हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश जिम्मेदार है। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसमें कथित तौर पर दिख रहा है कि ब्रिज के ऊपर से एम्बुलेंस ड्राइवरों ने शव नदी में फेंके। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। गंगा में मिल रहे शवों को लेकर मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है, ये निश्चित तौर पर जांच का मामला है। मोदी सरकार मां गंगा की निर्मलता और अविरल प्रवाह को लेकर प्रतिबद्ध है। इस तरह से अधजले शवों को गंगा में फेंकने से न केवल नदी प्रदूषित होगी बल्कि संक्रमण फैलने का भी डर है। बता दें, बिहार ही नहीं यूपी में भी नदियों में शव फेंकने के मामले आ रहे हैं। यूपी के गाजीपुर जिले में भी क्षत विक्षत अवस्था में कम से कम 25 शव गंगा में मिले हैं। एक बेहद अहम घटनाक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी की ओर से बनाई गई कोरोना रिलीफ टास्क फोर्स की कमान कांग्रेस में बागी गुट के नेता गुलाम नबी आजाद को सौंप दी है। इसे एक और बागियों के असंतोष को थामने की कवायद माना जा रहा है तो दूसरी ओर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से ही स्थायी अध्यक्ष चुने जाने और आंतरिक चुनाव की मांग को लेकर पार्टी में जबरदस्त घमासान हो चुका है। पार्टी में बागी नेताओं का एक गुट है जिसे G23 कहा जाता है। इसकी कमान मोटे तौर पर आजाद के पास है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार की राजनीति में माहौल गर्म है। मंगलवार को पटना पुलिस ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पहले ये कारण बताया था कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा है, लेकिन शाम को जब उन्हें मधेपुरा जेल ले जाने के लिए पुलिस आई तो पता चला कि 32 साल पुराने एक मुकदमे में उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पप्पू यादव को मधेपुरा जेल भेजे जाने के खिलाफ उनके समर्थकों ने पटना में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, साल 1989 के इस मामले में अपहरण का एक मामला दर्ज हुआ था और इसमें पप्पू यादव अभियुक्त थे। कोरोना संकट में लोगों की मदद कर रहे आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को पूछताछ की। दिलीप पांडे ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पांडे ने लिखा कि किसी की मदद करना भी मोदी राज में गुनाह हो गया है। मेरा पूरा परिवार कोविड की त्रासदी से परेशान है, लेकिन मेरे पास क्राइम ब्रांच की पूछताछ आई। लोगों की मदद कैसे करती, जवाब दो। उन्होंने कहा कि एक नहीं 1000 बार पीड़ितों की मदद करूंगा, भले ही इस गुनाह के लिए मोदी अमित शाह मुझे फांसी चढ़ा दे। बता दें, दिलीप पांडे पर कोविड पीड़ितों के बीच कोविड दवाइयों के अवैध वितरण का आरोप है। कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों की कमी के कारण अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है और लोग बेहतर इलाज के लिए यहां से वहां दौड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया है कि आप यज्ञ कीजिए और इससे कोरोना महामारी की तीसरी लहर भारत को नहीं छू पाएगी। जबकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खुद सरकार, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स चेता चुके हैं। बताया गया है कि ये दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगी और इससे निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां करनी होंगी। लेकिन मंत्री उषा ठाकुर के मुताबिक आप यज्ञ में आहुतियां डालिए तो सब ठीक हो जाएगा। भारत में टीकाकरण को लेकर एक और कदम उठाया गया है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल करने की सिफारिश की, जिसको मंजूरी मिल गई। इसके बाद ये क्लिनिकल ट्रायल 525 बच्चों पर किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन इजाफा किया गया है। इसके कारण तेल की कीमतों ने नए रिकॉर्ड छू लिए हैं। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तो डीजल की कीमत में भी 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई। ये इस महीने 7वीं बार है जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पिछले हफ्ते लगातार 4 दिनों तक कीमतें बढ़ाई गई। केवल इसी महीने में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में ₹1.65 की वृद्धि की गई तो डीजल की कीमत में भी ₹1.88 की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹92 के पार हो गई है तो डीजल की कीमत भी ₹82.61 प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹98.36 प्रति लीटर हो चुकी है तो डीजल की कीमत भी ₹89.75 हो चुकी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत पहली बार रिकॉर्ड तोड़कर ₹100 प्रति लीटर के पार हो गई है। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच हिंसा लगातार जारी है। बुधवार तड़के इजराइल की ओर से गाजा में किए गए सैकड़ों हवाई हमलों में कम से कम 35 फलस्तीनियों की मौत हो गई तो वहीं जवाबी कार्रवाई में 5 इजरायली लोग भी मारे गए हैं। इसके अलावा इस्लामिक समूह और अन्य फलस्तीनी उग्रवादियों ने तेल अवीव में कई रॉकेट दागे। वहीं दूसरी ओर इजराइल के हवाई हमलों में गाजा में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत ढह गई है।
इजराइल ने हिंसा के बीच तेल अवीव के पास स्थित अपने शहर लोड में दंगे के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी। लोड में कारों को जला दिया गया और 12 लोग झड़पों में घायल भी हो गए। शहर के मेयर का कहना है कि शहर में गृहयुद्ध की स्थिति बन चुकी है। बता दें, लोड शहर में हिंसा इजरायली अरबों के प्रदर्शन से शुरू हुई, फिर दंगे में बदल गई, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थर बरसाए गए तो पुलिस ने उनके खिलाफ बल का प्रयोग किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।